Dear students, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. Again, I am going to just have a class on comprehension exercises. जैसा कि YouTube पे हमारा ये चैनल बना हुआ है और उस पर हम आपको comprehension exercise पढ़ा रहे हैं, उसी सीरीज में आज फिर you are going to have a new one. ये comprehension exercise बहुत ही अच्छी आपको देखिए, मैं आई विल मेक योर इंग्लिश वेरी फॉर्म थ्रेड वेयर आपको एक एक चीज, वर्ड, क्लास, फ्रेज, सब कुछ आपको बताते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, एवरीथिंग. तो ये जो 20 मिनट की आसपास ये वीडियो बनेगा, दिस विल मेक योर रीडिंग परफेक्टली ऑल राइट. और आपको कंप्रीहेंशन का जो पर्पस है, you will be able to comprehend any comprehension exercise. Okay, so with this idea I am just going to start. देखिए ये आपके सामने ये लिखा हुआ पैसेज कंप्यूटर के मॉनिटर पे देखिए, स्क्रीन पे आ रहा है. द प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री, कॉमा, नाउएडेज के बाद फिर एक कॉमा, इज असेस्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट that has been achieved, comma, and the measuring rod of economic development is gross national product. तो यहां तक ये सेंटेंस है. अब आइए हम इसको ब्रेक करके आपको समझाते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू टेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. और इसके एक एक वर्ड को, एक एक फ्रेज को, एक एक क्लास को हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको इस सेंटेंस बनाना आ जाए. केवल पढ़ना ना आए, बल्कि ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस लिखना भी आए और आपका जो है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब पे कमांड हो जाए. तो देखिए, द प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और यही सब्जेक्ट है. किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के बाद. यानी नाउन के 3 प्लेसेस हैं, या तो सब्जेक्ट की जगह पर सेंटेंस में होगा, या ऑब्जेक्ट की जगह पर होगा, या मान लीजिए ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट उसे बोल सकते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, लिंकिंग वर्ब के साथ, और या फिर प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट या गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन. ये 3 प्लेसेज है नाउन के. तो देखिए, एक प्लेस ये भी है नाउन फ्रेज का. अब यहां कई शब्द हैं, 5 शब्द हैं. द डेफिनेट, अगर अलग अलग पार्सिंग करें, द डेफिनेट आर्टिकल है, प्रोग्रेस नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ए आर्टिकल है, डिटरमिनर है ये, और कंट्री नाउन है. डिटरमिनर आया है तो इंडिकेशन दे दिया उसने कि आगे नाउन आएगा. इधर भी द डेफिनेट आर्टिकल आया, ये भी डिटरमिनर है, तो इंडिकेशन दे दिया कि आगे नाउन है. प्रीपोजिशन ऑफ आया तो उसने इंडिकेशन दे दिया कि उस प्रीपोजिशन से गवर्न्ड एक नाउन आएगा यहां पर. तो अ कंट्री नाउन फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ से गवर्न्ड है. लेकिन सारा मिलाकर के 5 वर्ड एक फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज, जो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है. तो देखिए, इतना डिटेल में हर वर्ड के जाने की जरूरत नहीं है कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रामर किस तरह से पढ़ी जाती है. तो द कंट्री ऑफ ए, द प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री, यानी किसी भी देश की उन्नति, कॉमा. अब ये कॉमा के बाद नाउएडेज, आजकल. अब ये एडवर्ब है. नाउएडेज जो है आजकल, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है टाइम. आजकल जो है इज असेस्ड, इज असेस्ड माने उसका निर्धारण किया जाता है. पैसिव वॉइस में आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, इज, आर, एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. उसका निर्धारण किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इन टर्म्स ऑफ, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशन से प्रीपोजिशन. देखिए, इन टर्म्स ऑफ किस परिपेक्ष में? इन टर्म्स ऑफ माने किस परिपेक्ष में? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के परिपेक्ष में. यानी इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, डेवलपमेंट नाउन है. यानी किसी भी देश की जो उन्नति है, वो आजकल उसको नापने का, उसको निर्धारित करने का पैमाना क्या है? उसके निर्धारण का पैमाना है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि उस देश में जो है कितनी जो है आर्थिक विकास हुआ है, कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसका जो भी पैमाना बना हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने का, उससे ही देश की प्रोग्रेस को आजकल जो है एसेस किया जाता है, यानी उसका निर्धारण किया जाता है. अब देखिए, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आया दैट. तो दैट यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, और ये इसका पूर्ववर्ती देखिए, एंटीसीडेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यानी ये सिंगुलर नंबर में है. और ये सब्जेक्ट भी है आगे के क्लास का, आगे एक क्लास यूज हो रहा है, उसका सब्जेक्ट भी है. दैट हैज बीन अचीव्ड, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट हैज बीन अचीव्ड,
पैसिव इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट का, जो अचीव किया है उस कंट्री ने, दैट हैज बीन अचीव्ड, यानी उस कंट्री ने जो भी अचीव किया हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसी पर उसके सापेक्ष जो है आजकल जो है किसी भी देश की प्रोग्रेस को नापने का पैमाना है या निर्धारित करने का पैमाना, एंड द मेजरिंग रॉड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए यहां पर बता रहा, दूसरा एंड कंजंक्शन हो गया, द मेजरिंग रॉड। अब ये द आर्टिकल है, मेजरिंग जो है यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, रॉड को क्वालिफाई कर रहा, ऑफ प्रीपोजिशन है, फिर आगे आएगा नाउन, ये डेवलपमेंट नाउन आया, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है। यानी इस आर्थिक जो है विकास, जो आर्थिक विकास है उसको नापने का जो रूल है, उसको नापने का जो पैमाना है, रॉड है, स्केल है, वो क्या होता है, इज माने होता है ये वर्ब भी, लिंकिंग वर्ब, वो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी GNP। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने का पैमाना है या इकाई है, मेजरिंग इकाई है, और उसी से जो है किसी भी देश की जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापते हैं। तो अब आइए पूरे सेंटेंस को, ये पूरे क्लासेस को मिला देते हैं। एक क्लास यहां पर हो गया, एक फाइनाइट वर्ब है इज असेस्ड, एक क्लास हो गया, दूसरा फाइनाइट वर्ब है हैज बीन अचीव्ड, तो दो हो गए, और तीसरा है आपका इज वर्ब बी लिंकिंग। तो यहां पर तीन टेंस है, तो यानी तीन उपवाक्य इसमें, एक प्रिंसिपल क्लास हो गया, दो सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, तो तीन क्लासेस का ये सेंटेंस है। ध्यान से देखिए, हम फिर इसको जो है एक बार अगेन आपको रिपीट कर देते हैं ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आ जाए। द प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश की उन्नति, नाउअडेज एडवर्ब हो गया आजकल, इज असेस्ड माने जो है उसका निर्धारण किया जाता है या उसको मापा जाता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके उस देश की आर्थिक विकास की तर्ज पे, और जो आर्थिक विकास उसने जो अचीव किया है, मान लीजिए एक ईयर टू ईयर मान लीजिए आप नाप रहे हैं, तो हर साल जो वो उसकी विकास दर है, वो डेवलपमेंट है विकास का, उससे वो जो है किसी देश की प्रोग्रेस को नापा जाता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने का पैमाना क्या है, वो नापने का पैमाना है, एक ये फॉर्मूला है GNP, इंटरनेशनल लेवल में ये अपना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी उस देश, किसी भी देश की जो जिसका प्रोग्रेस नापा जा रहा है उसकी GNP कितनी बड़ी है। तो क्लियर हुआ आपको ये सेंटेंस। अब आगे बढ़िए तो गांधी जी, अब गांधी जी के हिसाब से, अब गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे देश की थ्योरी जो है वो, या हमारे देश का जो है भौगोलिक जो सिचुएशन है, यहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम है, देख करके गांधी जी के हिसाब से, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है, उन्होंने क्या किया, तो गांधी जी, इट वॉज ए फॉरेन कॉन्सेप्ट। गांधी जी कहते हैं भाई ये इंडियन कंसेप्ट नहीं है हमारे देश का, ये जो GNP वाला कंसेप्ट है, इट वॉज ए फॉरेन कंसेप्ट, ये एक विदेशी जो है विचारधारा है, या वहां का अपना जो है एक पैमाना है, कंसेप्ट है, एक जो है ये रूल लेकर के फॉरेन में आया है। GNP इज रादर ए फ्रॉड अपॉन द पीपल, बल्कि गांधी जी कहते थे कि ये जो GNP का फॉर्मूला है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और फिर उसी से नापा जाता है उस देश की प्रोग्रेस, तो कह रहे थे ये अपेक्षाकृत मैं तो मानूंगा कि ये एक धोखा है लोगों के साथ, मतलब जो किसी भी देश की जो जनता जनार्दन है उसके साथ एक तरह से धोखा है, ये फ्रॉड है, ये GNP वगैरह जो है ये विदेशी कंसेप्ट है, विदेशी धारणा है, और इस पे हमारा कंट्री को सूट नहीं करता है। एन इंक्रीज इन GNP इन टर्म्स ऑफ मनी, अब यहां तक सब्जेक्ट है कि अगर GNP में कोई बढ़ोतरी होती है इन टर्म्स ऑफ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डज नॉट रियली मीन, तो उसका वास्तव में यह तात्पर्य नहीं है। क्या तात्पर्य है? एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, कि उस देश में जो है पैसे का एक बहुत ही इक्विटेबल माने न्याय संगत और निष्पक्ष और बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सबको, तो उसका यह तात्पर्य नहीं है। एन इंक्रीज, ये नाउन है इंक्रीज यहां पर, इन GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म में। अगर पैसे के टर्म में GNP में बढ़ोतरी हुई है, उसका तात्पर्य वास्तव में डज नॉट मीन, उसका यह तात्पर्य नहीं है, उसका यह मतलब नहीं है वास्तविक रूप से। क्या? यानी इक्विटेबल, एडजेक्टिव है इक्विटेबल, डिस्ट्रीब्यूशन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, मनी नाउन है, कि उसका यह तात्पर्य नहीं है कि उस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनमें जो है पैसे का बिल्कुल न्याय संगत और निष्पक्ष डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब देखिए इक्विटेबल जो है और इक्वल में डिफरेंस है। इक्विटेबल क्या है? निष्पक्ष और न्याय संगत। जैसे किसी के पास मान लीजिए 10 रुपए सबके पास होने चाहिए, तब तो इक्विटेबल है बिल्कुल। अब किसी के पास 10 रुपए, किसी के पास 2 रुपए है, आपने जो 2 रुपया उसको भी 1 रुपया दिया, आपने जो 10 है उसको भी 1 रुपया दिया,
तो आपने तो कहा हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया पूरे देश में, लेकिन आप देखिए जिसके पास 10 रुपया वो 11 रुपया हो गया, और जिसके पास 2 रुपया उसके पास तो 3 ही रुपया हुआ ना। तो 3 रुपए वाला 11 रुपए से कैसे बराबरी कर सकता है? और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो जाता है कि जिसके पास 10 रुपए है उसको आपने 1 दिया, 11 हो गया, और जिसके पास जो है 2 रुपए है उसको 1 मत दीजिए, उसको कितना दीजिए, उसको आप जो है 8 रुपए दीजिए। तो जब उसको 8 रुपए देंगे तो 2 रुपए है, 9 रुपए दीजिए उसको। तो जब 9 रुपए हो जाएगा तो 9 2 11 रुपए उसके पास भी जाएगा। तो यानी ये इक्विटेबल और ये न्याय संगत और निष्पक्ष जो है, इस वर्ड की व्याख्या हमने कर दी। इक्विटेबल का क्या कंसेप्ट है, इस एडजेक्टिव का क्या मतलब है? तो यही है कि एन इंक्रीज, एक जो बढ़ोतरी अगर जीएनपी में होती है पैसे के टर्म में, पैसे के रूप में आपकी जीएनपी आपके देश की बढ़ती है, तो उसका तात्पर्य ये नहीं है वास्तव में, रियली एडवर्ब है बीच में, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडिफिटेंस में ये वर्ब है, ये सेंटेंस है। उसका तात्पर्य ये नहीं है कि बहुत ही न्याय संगत तरीके से और बहुत ही उचित तरीके से जो है पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सबके बीच में, जनमानस के बीच में। गांधी जी का ये मानना था, ही हैड एक्सपीरियंस्ड। ही किसके लिए है? गांधी जी के लिए है। गांधी जी ने अनुभव किया। बताइए, देखिए पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट परफेक्ट यूज करने का मतलब है, गांधी जी की बात ऊपर रेफर कराया कि गांधी जी का कंसेप्ट, गांधी जी का मानना यह था भाई ये फॉरेन कंसेप्ट है, ये अवधारणा यहां नहीं चलेगी भारत जैसे देश में, इसकी आबादी इतनी ज्यादा है। मान लीजिए उन दिनों आबादी जो है 90 करोड़ 80 करोड़ जो भी रही होगी गांधी जी के टाइम में, तो वो बहुत ज्यादा उस समय ही थी। अभी तो 100 मान लीजिए 40 करोड़ है। तो वो कहते हैं हमारे देश में जो है ये अवधारणा नहीं चलेगी जीएनपी की, ये बल्कि एक धोखा है लोगों के साथ। और उनका मानना यह था, क्या मानते थे? ही हैड एक्सपीरियंस, उन्होंने अनुभव किया हुआ था। तो जब अनुभव किया हुआ था, ये बात जो है पास्ट परफेक्ट में है। क्यों ये पास्ट परफेक्ट में है? अभी तक पास्ट इंडिफिनिट में चला आ रहा था अधिकतर, क्योंकि वह पास्ट ऑफ द पास्ट है। तो ही हैड एक्सपीरियंस, यानी गांधी जी ने इस चीज का अनुभव किया हुआ था अपने जीवन में। क्या? दैट की इवन विद एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, उनका मानना था कि यहां तक कि अगर मान लीजिए कोई बढ़ोतरी भी होती है नेशनल इनकम में, यानी जीएनपी अगर बढ़ता भी है, तो द पुअर रिमेन पुअर, तो बेचारे जो देश के गरीब लोग हैं वो गरीब ही बने रहते हैं, ऐसा देखा गया, ऐसा अनुभव किया गया। यानी जीएनपी बढ़ी, लेकिन जीएनपी का कोई गरीबों के जीवन में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन नहीं देखा गया। वो जितना पहले गरीब थे उतना ही बाद में भी गरीब, वो हैंड टू माउथ थे, हैंड टू माउथ बने रहते हैं। उनके घर में अशिक्षा थी, अशिक्षा बनी रहती है, किसी को शिक्षा का कोई साधन नहीं उनके बच्चों को, वो खाली जो है रोटी मिल जाती है उनको। यानी जो है अगर मान लीजिए उन्होंने, गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने, ये राइटर कह रहा है कि उन्होंने अनुभव किया हुआ था। किसने? गांधी जी ने। ये राइटर ने लिखा, ये सेंटेंस राइटर ने लिखा कि गांधी जी ने इस बात का अनुभव किया हुआ था कि यहां तक कि अगर मान लीजिए नेशनल इनकम में बढ़ोतरी भी होती है, तब भी देखा यह गया है कि जो गरीब लोग हैं देश के, वो गरीब ही बनी रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पुअर लिव इन विलेजेस। अब देखिए अधिकतर गरीब लोग कहां रहते हैं? लिव इन विलेजेस, गांवों में रहते हैं। बल्कि ये कहा जाए कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, भारत में जहां तक जो है बात है, अधिकतर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस, वो गांवों में, भारत जो है गांव का देश है, ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं। नॉट इन सिटीज, ना कि बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में, जैसे कि मान लीजिए आपका दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है। 10 अतः एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस का जो है कंक्लूजन निकाल रहा है कि अतः अकॉर्डिंग टू गांधीयन इकोनॉमिक्स, अतः गांधी जी की थ्योरी में देखा जाए, गांधी जी का जो अर्थशास्त्र का जो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट, ये जीएनपी कंसेप्ट में मत आइए, फॉरेन कंसेप्ट उनका कहना था। लेकिन गांधी जी जो अवधारणा थी, उनका जो इकोनॉमिक्स था, उनका जो आर्थिक सोच था, वो क्या था कि द हब ऑफ प्रोडक्शन शुड बी विलेज। वो उनका मानना था कि प्रोडक्शन का जो हब है, केंद्र या धुरी, किसी भी चीज के उत्पादन की धुरी क्या होनी चाहिए? शुड बी विलेज, गांव होनी चाहिए, नॉट सिटी, ना कि सिटी। अब आप देखिए कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सिटी में लगती हैं और मास प्रोडक्शन देती है, उसमें तो लोग बेरोजगारी और ज्यादा पैदा करते हैं वो लोग। अब गांव में लोग जो है बेरोजगार है बेचारे, हैंड टू माउथ है। तो वही उनका मानना था कि अगर मान लीजिए आप जो है मास प्रोडक्शन कर भी रहे हैं, तो वो हब कहां होना चाहिए? शहरों में नहीं, गांव में होना चाहिए, ना कि सिटी। हाउएवर बिग द इंडस्ट्रीज में बी, ये इंडस्ट्रीज जो है चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, गांधी जी का ये कहना था, हाउएवर बिग द इंडस्ट्रीज में बी, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग धंधे हैं या कल कारखाने हैं या इंडस्ट्री जो है, ये चाहे जितनी बड़ी हो, ड्यू टू मैकेनाइजेशन, ये जो मैकेनाइजेशन है किसकी वजह से? ड्यू टू प्रीपोजिशनल फ्रेज है,
मैकेनाइजेशन की वजह से यानी मशीनीकरण की वजह से बड़ी बड़ी मशीनें लग रही हैं, दे जस्ट कैनॉट एब्जॉर्ब। तो ये मशीनें जो हैं, जो बड़ी बड़ी मैकेनाइजेशन हो रहा है, दे जस्ट कैनॉट, ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है मशीनें। किसको एब्जॉर्ब नहीं करे? द वास्ट ह्यूमैनिटी इन दिस कंट्री। इस देश की जो विशाल जनसंख्या है उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, अर्थात उसके उन हाथों को काम नहीं दे सकती है। हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है, मान लीजिए 70-80 करोड़ जो है अगर युवा हैं इस समय, तो उनको काम नहीं है, उनको काम मिलना चाहिए, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जब शहरों में मशीनें लग करके, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लग करके लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर होता है, तो इज अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार ये जो बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हो रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनों में, इज एलियन। वो क्या है? एलियन है। एलियन का मतलब हो गया कि वो एक तरह से विपरीत चीजें हो रही हैं। इज एलियन किसके विपरीत हो रही है? टू दी वेरी स्पिरिट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यानी जो रूरल डेवलपमेंट है, रूरल माने ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है, उसकी जो अवधारणा है, उसकी जो भावना है, उसके बिल्कुल विपरीत जो है ये काम हो रहा है, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है शहरों में। वो हमारी इकोनॉमी को और खराब कर रहा है, एज इट इज कैपिटल ओरिएंटेड। क्योंकि जितनी भी डेवलपमेंट हो रहा है प्रोडक्शन में, शहरों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, वो सब क्या है? एज इट इज कैपिटल ओरिएंटेड। क्योंकि वो अर्थोन्मुखी है, यानी पैसा उसमें लग रहा है, और पैसे का जो है एक तरह से कंसंट्रेशन होता जाएगा। जिसने फैक्ट्री लगाई है वो अमीर होता चला जाएगा, लखपति करोड़पति, और जो बेचारे जो है हैंड टू माउथ गरीब है, उनको काम ही नहीं रहेगा। तो कहने का सेंस ये है कि जो चीज अर्थोन्मुखी है, तो वो विकसित अगर होती है तो वो लिमिटेड लेवल में होगी, और हमारा जो रूरल डेवलपमेंट का यानी ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास का सपना है वो अधूरा रहेगा। उसके विपरीत ये काम हो रहा है, ये गांधी जी का मानना था। सिंस द पीपुल आर पुअर, चूंकि लोग जो है बहुत गरीब है भारत में, दे कैन ऑर्गेनाइज एंड रन ओनली कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो भारत के जैसे देश के लिए क्या जरूरी है? वो कह रहे हैं कि चूंकि यहां के लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, पैसा कुछ लोगों के हाथों में सीमित है, 10%, 5%, बाकी 70-80% लोग जो है पैसा नहीं है लोगों के पास, वो डेली वेजर्स हैं। तो सिंस दी पीपुल आर पुअर, लोग चूंकि लोग गरीब हैं, कमाएंगे तब शाम को रोटी मिलेगी, ऐसा भारत की स्थिति, आधे लोग तो ऐसा ही है। तो दे कैन ऑर्गेनाइज एंड रन, तो यहां के लोग जो है क्या कर सकते हैं? दे कैन ओनली, और वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड रन, और चला सकते हैं केवल क्या? कॉटेज इंडस्ट्रीज। यहां पर कुटीर उद्योगों का जो है वो विकास किया जाए, कुटीर उद्योगों को लाया जाए, जो गांधी जी का सपना था गांवों में, तब जाकर के जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक से उसको रन करा जाए, तो लोगों को हाथ में काम मिलेगा, लोगों को जो है फिर इंगेजमेंट मिलेगा, उनको एब्जॉर्ब होंगे वो कमाई के में, और थोड़ा उनका परिवार आगे बढ़ेगा। इट इज रियलाइज्ड बाय द प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, इट इज रियलाइज, इस कंसेप्ट को जो है महसूस किया गया, समझा गया, रियलाइज किया गया, किसके द्वारा? बाय द प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट। जो प्रोमिनेंट माने बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस जो इकोनॉमिस्ट थे, यानी अर्थशास्त्री थे उस समय के, उन्होंने इस चीज को महसूस किया। दैट की क्या महसूस किया उन लोगों ने? दैट की दिस गांधीयन वे, कि गांधी जी का ये जो कहना है कि हमारे देश में जो है, जहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या, कोई छोटा देश तो है नहीं हमारा, नॉर्वे और फिनलैंड और इनके तहत तो है नहीं, तो हमारे जैसे देश में जहां विशाल जनसंख्या है, उसमें जो गांधी जी ने अपनी थ्योरी दी थी कि यहाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज का जो है विकास होना चाहिए, ना कि मैकेनाइजेशन होना चाहिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का, और शहरों में लग रही हैं। तो ये जो कंसेप्ट उन्होंने दिया, इसको रियलाइज किया कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध और जो है नामी गिरामी जो इकोनॉमिस्ट थे, जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या महसूस किया? दैट की दिस गांधीयन वे, कि गांधी जी का ये जो तरीका है, इज द ओनली सोल्यूशन, ये एकमात्र जो है समझिए सोल्यूशन है, एकमात्र जो है ये आपका हल करने का तरीका है। क्या? फॉर द मास अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस कंट्री। हमारे देश में जो मास अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी जो बहुत ढेर सारी जो है बेरोजगारी की समस्या है, उसको हल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है सोल्यूशन है, और वो है कि गांधीयन जो है वे, यानी गांधी जी की जो थ्योरी है, गांधी जी का जो रास्ता है, जो मार्ग है, जो उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, हमारे देश में ये मास इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बिल्कुल गलत है। हमारे देश में लोगों की संख्या बहुत है, तो हर हाथ को काम मिले, इसके लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले, गांव में जो है वो कुटीर उद्योगों को जो है चलाया जाए, और गांवों को जो है हब बनाया जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तब जाकर के जो है हमारा देश जो है अच्छी तरह से उसका विकास होगा।
तो देखिए, आप मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पैसेज में आइए क्वेश्चन आंसर की भी बात कर लेते हैं। देखिए, हाउ इज द प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री मेजर्ड? किस प्रकार से किसी भी देश की जो प्रोग्रेस है, उसकी उन्नति है, वो कैसे आंकी जाती है या नापी जाती है, या कैसे असेस्ट की जाती है, या मेजर्ड कैसे की जाती है, किस पैमाने से उसको आंका जाता है? वाई अकॉर्डिंग टू गांधीयन इकोनॉमिक्स, गांधी जी की जो अर्थशास्त्र की सोच है, गांधीयन जो थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, वाई इज जीएनपी ए फ्रॉड, उसके हिसाब से ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है जो पूरे विश्व में मान लीजिए लागू है, ए फ्रॉड, वो एक फ्रॉड क्यों है, वो एक धोखा या छल क्यों है लोगों के साथ? वाई, तीसरा क्वेश्चन, वाई शुड द हब ऑफ प्रोडक्शन बी द विलेजेस? क्यों गांधी जी कहते हैं कि जो ये प्रोडक्शन का हब यानी धुरी और केंद्र क्या होना चाहिए? शहर नहीं होना चाहिए। शहर तो चंद शहर है, मान लीजिए हिंदुस्तान में कितने शहर होंगे बड़े बड़े, अगर आप शहर की बात करें, कानपुर के लेवल की अगर शहर की बात करें तो कितने शहर होंगे? ज्यादा 100, 150, 200 शहर होंगे पूरे हिंदुस्तान में इस लेवल का। और गांव की बात करें तो न जाने कितने करोड़ों की संख्या में गांव होंगे, लाखों की संख्या में गांव होंगे। तो गांवों को जो है वो हब बनाना चाहिए, प्रोडक्शन का, उत्पादन का जो है वहां हब बनना चाहिए, और वो ग्रामीणों को जो है, हर ग्रामीण को जो है हाथ में काम मिलना चाहिए, और कुटीर उद्योगों का जो है विकास होना चाहिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज? देखिए, ये क्वेश्चन बनाया गया है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज का क्या महत्व है, यानी कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है इन ए पुअर कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे गरीब देश में। भारत जैसे गरीब देश में, या जहां पर एक गरीबी और दूसरा जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हैंड हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो वहां पर कुटीर उद्योगों का क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर मास अनएम्प्लॉयमेंट? और चूंकि भारत एक मास अनएम्प्लॉयमेंट से सफर कर रहा है, एक जो है बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा है भारत में, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है, उसको आप बताइए, सजेस्ट करिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए, आप इन्हीं से आंसर जो है बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। आइए, असेस्ड, निर्धारित किया, ये वर्ब के रूप में आपने यूज किया फर्स्ट सेंटेंस में, पैसिव वॉइस में। फ्रॉड, आपने फ्रॉड जो है वो सेकंड सेंटेंस में आया था कि ये जो है जीएनपी क्या है? फ्रॉड है नाउन के रूप में। जीएनपी इज रादर ए फ्रॉड, रादर एडवर्ब हो गया, ये आर्टिकल है। जीएनपी जो है एक फ्रॉड है, अपेक्षाकृत जो है तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो लोगों के साथ ये धोखा है, ये कोई पैमाना ठीक से नहीं है। इक्विटेबल बता दिया, एडजेक्टिव है, बहुत इस पे डिस्कशन हुआ है। निष्पक्ष और न्याय संगत जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हब, केंद्र या धुरी, यानी पियोट कह सकते हैं कि पियोटल पॉइंट जो है, एक पियोट कह सकते हैं जो धुरी जिसके चारों ओर चीजें रिवॉल्व होती हैं। और एलियन माने विपरीत, यानी ये बिल्कुल अपोजिट और यह गलत है। और कैपिटल ओरिएंटेड का मतलब हो गया अर्थोन्मुखी, जो ये नाउन फ्रेज है, जो पैसे ज्यादा जो है रिलेटेड हो, कंसंट्रेशन ऑफ मनी हो। तो मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जो है 5 करोड़ चाहिए, तो हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो 5 करोड़ लगा करके फैक्ट्री खोल पाएंगे? प्रोमिनेंट जो है ये एडजेक्टिव है, प्रोमिनेंट माने प्रसिद्ध। तो ये आपकी वर्ड मीनिंग हो गई। तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए यहीं रैप अप करेंगे, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर हम बताने लगे तो और बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर अगले वीडियो में ये ले लेंगे। चलिए यहीं पर इसको रैप अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।